हे गाइस, वेलकम बैक टू इंस्टॉप बायोलॉजी। सो गाइस, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फोटो रेस्पिरेशन के बारे में, है ना। तो आपने लास्ट वीडियोस तो देखे ही होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, जो कि फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स हमारा चैप्टर 13 है। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है अभी तक हमने इसमें बहुत सारे तरीके की साइकिल्स पढ़ी है ना। जैसे लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ी थी C3 जो कि केल्विन साइकिल होती है, और फिर C4 जो कि स्लैक हैच है ना, हैच स्लैक साइकिल होती है। ठीक है, तो वो तो दोनों पढ़ लिया था। अब हम देखेंगे कि ये फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है। इससे पहले का इस फोटो रेस्पिरेशन शुरू करें, आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको सारे आगे नोटिफिकेशंस जो भी मैं वीडियोस पोस्ट करती हूँ उसके मिलते रहें टाइम टाइम पर। ठीक है, तो देखते हैं फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, अब ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जैसे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि C3 और C4 प्लांट्स अलग होते हैं, है ना। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्ट कैल्विन साइकिल होती है, जो C3 प्लांट्स होते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें पहले C4 साइकिल होती है, 4 कार्बन की, है ना। और उसके बाद कैल्विन साइकिल भी होती है। ठीक है, और हमने देखा कि ये दोनों प्लांट्स डिफरेंट होते हैं, है ना। इनका इवन लीव्स का स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, सब कुछ डिफरेंट होता है। ठीक है, तो एक और डिफरेंस होता है C3 और C4 प्लांट्स में, और वो है फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, अब ये फोटो रेस्पिरेशन है क्या वो देखते हैं। तो पहली चीज तो ये कि किसने डिस्कवर किया था फोटो रेस्पिरेशन को। फोटो रेस्पिरेशन को डिस्कवर किया था डिकर एंड टियो ने। डिकर और टियो ने 1959 में फोटो रेस्पिरेशन डिस्कवर किया था। ठीक है, अब इन्होंने बेसिकली क्या बोला, तो इन्होंने बताया कि फोटो रेस्पिरेशन पहली चीज तो एक लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है। ठीक है, तो लाइट तो चाहिए, लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है। होता क्या है इसमें, ऑक्सीजनेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीजनेशन होता है RUBP, राइबुलोज बिसफॉस्फेट का, है ना। और क्या होता है साथ में, रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द प्लांट। अब आप याद कीजिए, है ना, C3 साइकिल, उसमें हमने क्या बोला था, उसमें हमने बोला था कि जस्ट उल्टा होता है। ये जब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि वो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है उसको यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। बट यहाँ फोटो रेस्पिरेशन में हम क्या देख रहे हैं कि उल्टा हो रहा है। यहाँ पर, है ना, ऑक्सीजन यूज किया जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए गाइस फोटो रेस्पिरेशन डिमॉन्स्ट्रेट करना काफी डिफिकल्ट है ना। अब इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एक बार हम कैल्विन साइकिल का जो पाथवे था वो याद करते हैं। तो कैल्विन साइकिल में, है ना गाइस, जब हम कैल्विन साइकिल पढ़ रहे थे तो हमने फर्स्ट स्टेप क्या पढ़ा था, हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा था कि आपका जो कार्बन एक्सेप्टर होता है, राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट, है ना, वो कंबाइन करता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ही एक्सेप्टर मॉलिक्यूल माना जाता है राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट, है ना। और क्या बनाता है ये मिलकर बनाता है दो मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का, है ना। 3 PGA का दो मॉलिक्यूल ये बनाता है। अब ये रिएक्शन हमने बोला था किसी एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है। एंजाइम का नाम है रूबिस्को, है ना। तो एंजाइम का नाम है रूबिस्को। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ी रूबिस्को की। तो अब ये जो रूबिस्को एंजाइम होता है, हमने उस टाइम पर भी एक बार ये बोला था कि ये रूबिस्को एंजाइम, एक तो गाइस फैक्ट बता दूं कि मोस्ट अबंडेंट एंजाइम माना जाता है वर्ल्ड में, है ना। और बोलते हैं कि पूरे बायोस्फीयर में
पूरे बायोस्फीयर में जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है वो रूबिस्को होता है। ठीक है। तो अब इसमें एक चीज अगर आपको याद होगी, तो इस रूबिस्को एंजाइम में दो एक्टिव साइट्स हमने बोला था होती हैं। ठीक है। एक एक्टिव साइट होती है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये बाइंड कर रहा होता है, और दूसरी एक्टिव साइट होती है जहां ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा होता है। तो बेसिकली जो रूबिस्को एंजाइम है ना, इसमें दो एक्टिव साइट्स होती हैं। ठीक है। एक में ये कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे में ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। ठीक है। अब इसीलिए इसका नाम ही रूबिस्को है। क्या है रूबिस्को? राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो कार्बोक्सिलेज कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से, ऑक्सीजनेज ऑक्सीजन के वजह से। लेकिन अगर हम एफिनिटी की बात करें, है ना, तो अगर आप मान लो कि जिस एटमॉस्फेयर में ये यूज हो रहा है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों बराबर बराबर प्रेजेंट है ना, दोनों का रेशियो बराबर है, तो रूबिस्को में ज्यादा एफिनिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ने की, और इसीलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही जुड़ता है। बट अगर ऐसा हो जाए, है ना, कि बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाए, ठीक है, और अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाए ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, तो क्या होगा, है ना, तो किससे जुड़ेगा? तो क्या होता है C3 प्लांट्स में, है ना, वो देखते हैं। C3 प्लांट्स में रूबिस्को क्या करता है? ऑक्सीजन, कुछ ऑक्सीजन रूबिस्को के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है। और उससे क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा होता है वो घट जाता है। ठीक है। और इसके बाद जो आपका राइबुलोज बिसफॉस्फेट है ना, अब क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, तो वो पीजीए, है ना, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ना बनाकर क्या बनाता है? एक मॉलिक्यूल तो बनाता है। ठीक है। आपका किस चीज का बनाता है एक मॉलिक्यूल? एक मॉलिक्यूल बनाता है वो फॉस्फोग्लिसरेट का। ठीक है। और दूसरा मॉलिक्यूल बनाता है फॉस्फोग्लाइकोलेट का। ठीक है। और ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट होता है उसको हम बोलते हैं 2 कार्बन होता है। और यही जो प्रोसेस है इसी को हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। और यही प्रोसेस हम अभी देखेंगे। ठीक है। हम बोल रहे हैं कि नॉर्मली केल्विन साइकिल में ऐसा होता है। अब देखते हैं फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है। फोटो रेस्पिरेशन में, है ना, फोटो रेस्पिरेशन में आपका जो RUBP है ना, वो क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ बाइंड होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पर अब जो बन रहा होता है वो एक तो फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा होता है। ठीक है। और दूसरा बनता है फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है। दूसरा क्या बन रहा होता है? फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है। अब यहाँ पे बेबी गाइस एक चीज ध्यान देने वाली है कि रूबिस्को ही यूज हो रहा है ना, सिर्फ क्या हो रहा है उसका ऑक्सीजनेज वाला पार्ट यूज हो रहा है ज्यादा। ठीक है। और उसके वजह से ये ऑक्सीजन को एफिनिटी शो कर रहा है, और ये फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लाइकेट बना रहा है और ग्लाइकोलेट बना रहा है, और ये जो है आपका वो 2 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है। अब इससे होता क्या है, एंड रिजल्ट क्या है? ये तो फर्स्ट आपका स्टेप हो गया, है ना। जब आप फोटो रेस्पिरेशन देखेंगे तो आप देखेंगे ना तो यहाँ शुगर, है ना, तो शुगर भी नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, और किसी भी फॉर्म में एनर्जी मॉलिक्यूल, अब वो चाहे ATP हो या NADP हो, H हो, है ना, ये भी नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। तो ना तो यहाँ पर शुगर प्रोड्यूस हो रही है, ना तो किसी फॉर्म में एनर्जी मॉलिक्यूल यूज प्रोड्यूस हो रहा है, रैदर, ठीक है, यहाँ पर हो क्या रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है ना। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो ATP यूटिलाइज कर लेता है। तो यहाँ एनर्जी बन नहीं रही है ना, यहाँ पर सिंथेसिस नहीं हो रहा है ATP NADPH का, रैदर क्या हो रहा है? एनर्जी यूज हो रही है। ठीक है।
और अगर आप पूछेंगे कि इसका फंक्शन क्या है फिर इस पाथवे का, है ना, जैसे बाकी में हम देख रहे हैं कि शुगर बन रहा है ना, या फिर एनर्जी बन रही है, ठीक है, रिलीज ऑफ एनर्जी है, तो इसमें क्या हो रहा है? तो आज तक गाइस इस पाथवे का, फोटो रेस्पिरेशन का बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है ये किसी को नहीं पता है, ठीक है। अब ये तो हो गया C3 प्लांट्स में। C4 प्लांट्स में क्या होता है? क्या C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन होता है? नहीं होता है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन occurs only in C3 plants। ये सिर्फ C3 प्लांट्स में हो रहा है, इसीलिए हमने बोला था कि एक ये भी डिफरेंस है ना, हमने बोला एक ये भी डिफरेंस है दोनों साइकिल्स के बीच में, ठीक है। तो C4 प्लांट्स में क्यों नहीं हो रहा है? वो इसलिए नहीं हो रहा है कि C4 प्लांट्स में ऑलरेडी एक मैकेनिज्म है जिससे हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहता है इस रूबिस्को एंजाइम की साइट पर, है ना। तो हमने देखा था C4 साइकिल में कि जब C4 एसिड मीसोफिल से बंडल शीथ सेल में ट्रांसफर हो रहा था, ठीक है, और उसके बाद वो जब रिड्यूस हो रहा था, है ना, C3 एसिड में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एक रिलीज कर दे रहा था। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का कंटिन्यूअस रिलीज जो इंट्रासेल्युलर कॉन्सेंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो इंक्रीज करके रखता है, ठीक है। और इसी की वजह से ये इंश्योर हो जाता है कि रूबिस्को कार्बोक्सिलेज के जैसे फंक्शन करेगा, ना कि ऑक्सीजनेज के जैसे, ठीक है। इसीलिए C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन लैक करते हैं, और इसीलिए हम बोलते हैं कि C4 प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी और यील्ड बेटर होते हैं C3 प्लांट से, ठीक है। अब एक और चीज देखते हैं। तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि जो आपका ये फोटो रेस्पिरेशन है ये हो कहाँ रहा है? ये होता है क्लोरोप्लास्ट में, है ना। तो ये क्लोरोप्लास्ट में ही हो रहा है, और क्लोरोप्लास्ट के साथ दो और ऑर्गेनल, पेरोक्सीजोम और माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी यूज कर रहा है ना। तो पेरोक्सीजोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इनका भी रिक्वायरमेंट होता है ये प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और ये एक साइक्लिक प्रोसेस ही है ना, तो साइक्लिक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस का नाम एक और भी है, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेटिक, इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेटिव साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं PCO साइकिल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली मिल कुछ नहीं रहा है हमें, प्रोसेस के बाद यूज ज्यादा हो जा रहा है ना। तो हम बोल रहे हैं कि बेसिकली ये क्या है? ये वेस्टफुल प्रोसेस माना जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कि ये वेस्टफुल प्रोसेस है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर कंज्यूम हो रही है एनर्जी, प्रोड्यूस करने के बजाय सीधा सिर्फ कंज्यूम हो रही है एनर्जी। और फंक्शन क्या है इसका बायोलॉजिकल, ये किसी को भी नहीं पता है। सो गाइज आई होप आपको ये फोटो रेस्पिरेशन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और सारे अपने फ्रेंड से शेयर कर दीजिए। और गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो जरूर क्वेश्चंस पूछिए। आप अपने डाउट्स या तो कमेंट में बता दीजिए इस वीडियो के, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी डाउट पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ गाइज, अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।